नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका स्वागत है। आइए लूसेंट को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपको हम कल जहां तक बताए थे उससे आगे की बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप मेरे पीछे का वीडियो देखे होंगे तो कल आपको मौर्य वंश के शासक अशोक के बारे में बता चुके थे। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज जाके टोटल वीडियो देखें, पीछे का वीडियो देखें, और यदि आप पुराने हैं तब तो कोई बात ना, आप आगे अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको लूसेंट में अशोक के बाद कल हम आप अशोक के बारे में टोटल चीज बता दिए थे और उसके बाद बताए थे जो उसमें से कुछ कुछ आगे याद करना है। तो आपको लूसेंट के बुक में देखना है क्या, सबसे नीचे का लाइन में लिखा हुआ है क्या, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो इसमें क्या याद करना है, इसमें सिर्फ याद करना है टोटल सदस्य कितना था, 30 सदस्य। तो कितनी सदस्य की कमेटी होती थी मौर्य काल में, कितनी सदस्य की कमेटी, 30 सदस्य की कमेटी, हर एक 6 समिति विभाजित थी। 30 सदस्य का एक टोटल मंडल होता था। जैसे भी क्या होता है लोकसभा राज्यसभा होता है ना, लोकसभा में कुछ सदस्य फिक्स होता है, राज्यसभा में कुछ सदस्य, वैसे पहले क्या था 30 सदस्य की एक मंडल होती थी जिसमें 6 समितियां होती थी। 30 सदस्य की मंडल जिसमें 6 समिति, हर एक समिति में 5-5 सदस्य होता था। इसको याद रखना है, 30 सदस्य का एक मंडल होता था, मंडल में 6 समिति, हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको इधर कुछ ज्यादा याद करने की जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट पेज में आप जैसे नीचे जाइएगा तो आपको मिलेगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जब मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है, तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है। याद रखने की तरीका, मेगास्थनीज कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, एक जोड़ देना है खुद से 7। आपको हमें याद रखना है 5 मेगास्थनीज में 6 डिजिट है तो 6 से कम नहीं है, 6 से कम नहीं है। तो या तो ऑप्शन में हो सकता है, ऑप्शन में 3 4 5, ऑप्शन में हो दे 4 5 6 7। तो आपको पता है मेगास्थनीज में 6 डिजिट है, 6 से कम नहीं है, तो 4 5 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक चल गया। आपको 6 या 7 है। तो आप यदि नहीं भी याद है तो आप यदि अंदाज भी लगाओगे तो 2 ही में सिर्फ आपको लगाना पड़ेगा अंदाजा। तो हो सकता है आपको 7 में ही टिक हो जाए, 7 को ही टिक लगा दो। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। 100% ट्रिक क्या होगा, भारतीय समाज, भारतीय 4 समाज 3, 4 3 7, क्योंकि भारतीय समाज के बारे में बोला गया। इसको माइंड में क्या बैठा याद कर सकते, जैसे भा का र तद्रीगी का य, तो भा का सब रख सकते हैं एक समाज, र से एक समाज, तद्रीगी का एक समाज, य एक समाज, स एक समाज, मा का एक समाज, ज एक समाज। तो टोटल 7 समाज है। जैसे फुल फॉर्म याद करते हो, फुल फॉर्म किसी का याद करते हो तो हर एक वर्ड का कुछ अलग मीनिंग होता है। तो भारतीय समाज 7 पार्ट है, भारतीय समाज 7 डिजिट है, तो हम याद रखेंगे 7 डिजिट का नाम अलग अलग होगा, बहुत से अलग नाम होगा, र से अलग। तो इसी प्रकार मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। वर्ग कौन कौन था, वर्ग आज तक क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन यदि पूछ दे तो वर्ग याद रखना है, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। याद नहीं करना है, इतना कोई खास नहीं पूछा है, तो सिर्फ पूछा है भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। याद रखना है मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। याद करने का तरीका, भारतीय समाज 4 3 7, तो 7 डिजिट में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है, मौर्य शासन 137 वर्षों तक शासन किया। इसको याद रखना है, मौर्य समाज 137 वर्षों तक शासन किया। ठीक, नेक्स्ट हम नीचे जाएंगे, वहां देखेंगे क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति, पहले के जमाने में यही होता ही था, या तो सेनापति उसकी हत्या कर नया वंश चालू कर देता था, या नहीं तो उसके लड़का ही, उसके बेटा ही, दामाद ही उसको हत्या करके अपना राजा बन जाता था। इसी प्रकार इसका क्या मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त
बृहदत्त का ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने कि 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या करके एक नया वंश, ब्राह्मण वंश, शुंग वंश की नींव डाली। तो आपको एक ट्रिक बताए, हसीना मासुक सा, हसीना मासुक सा। तो ह से हर्यक वंश बता दिए, स से शिशुनाग वंश बता दिए, हसीना, हसीना, ना से नाग नंद वंश बता दिए, हसीना, म से मौर्य वंश, मासु, सु से अभी शुंग वंश बताने वाले हैं। तो क्या ट्रिक बताए थे, हसीना मासुक सा। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। अब आपको शुंग वंश बताने वाले हैं। तो शुंग वंश की जैसा कि हम पहले बताएं, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यभूति शुंग, जिन्होंने की बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है शुंग वंश के संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति शुंग, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट उसमें क्या देखना है, नेक्स्ट लाइन देखिए लिखा हुआ, पुष्यभूति शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। और उसके लिए अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया था, पतंजलि ने। अश्वमेध यज्ञ, शायद आप लोग यदि रामायण देखे होंगे तो राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ करा के घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा जहां तक गया वो टोटल उन्हीं का एरिया होता है। यदि कोई घोड़ा को पकड़ता था तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। तो आप देखे होंगे रामायण में राम भगवान अश्वमेध यज्ञ करके अपना घोड़ा छोड़े हुए थे, तो उनको लवकुश ने पकड़ लिया और लवकुश के साथ राम भगवान का युद्ध होने वाला था, या युद्ध हुआ था। तो यह अश्वमेध यज्ञ होता है, यानी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। इसी तरह पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके लिए कौन अश्वमेध यज्ञ करवाया था, पंडित कौन था, तो पतंजलि, इसके लिए पंडित का काम किया हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे शुंग वंश के बाद कण्व वंश, याद होना चाहिए, हसीना मासुक, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो शिशुनाग वंश इसके बाद शुंग वंश के बाद कौन, कण्व वंश। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक के नाम पूछा जाता है, वासुदेव। उसके बाद इसमें और कुछ कण्व वंश के नहीं पढ़ना है। तो शुंग वंश में क्या बोले, पुष्यभूति शुंग या पुष्यमित्र शुंग, जो बोलो। पुष्यभूति शुंग किसकी हत्या करके, बृहदत्त की हत्या करके, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यभूति शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसके लिए अश्वमेध यज्ञ कौन किया था, तो अभी जो आप पतंजलि देख रहे हो, पतंजलि को तो वही याद रख लो, पतंजलि। तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने करवाया था। शुंग वंश के बाद कण्व वंश, कण्व वंश के साथ संस्थापक वासुदेव। तो कण्व वंश तक सिर्फ इतना याद करना। उसके बाद हम जाएंगे हसीना मासुक सा, लास्ट में सा है, और लास्ट वंश क्या है, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, सातवाहन वंश के वैसे आगे बताएंगे क्या याद करना, लेकिन उसमें सबसे मेन क्या रखना है, तो सबसे पहले शीशे का सिक्का सातवाहन शासकों ने चालू किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सबसे पहले शीशे का सिक्का, तो 100 से शीशा, 100 से सातवाहन। तो सबसे पहले शीशे का सिक्का सातवाहन शासक ने चालू किया था। चलो सातवाहन शासक बारे में पढ़ते हैं। तो सातवाहन शासक के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ, इसकी सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था, तो लिखा है सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। यानी सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश कहां की वंश था, आंध्र प्रदेश के, जिसकी की राजधानी प्रतिष्ठान थी। वर्तमान में प्रतिष्ठान किधर है, तो बताया गया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, क्वेश्चन या फिर टेस्ट दिए थे, शायद खुद हम टेस्ट दिए थे, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था जो सातवाहनों की राजधानी जो प्रतिष्ठान थी वो वर्तमान में कौन सा, वर्तमान में कहां स्थित है, तो उसको याद रखना है। वर्तमान में महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में
बिहार में भी औरंगाबाद है, लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान स्थित है। नेक्स्ट आपको जैसे वहां पे आप पढ़े थे पुष्यभूत 2 बार अश्वमेध कराया था, वहीं सातवाहन वंश के साथ सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। वहां भी 2 अश्वमेध यज्ञ, यहाँ भी 2 अश्वमेध यज्ञ, लेकिन 1 राजसूय यज्ञ भी करवाया था। कौन? सातकर्णी। सातवाहन के बारे में बता दिए। सबसे पहले सर्वाधिक सिक्के सीसा के ही बने थे, यानी सबसे पहले सीसा का सिक्का सातवाहन शासकों ने तैयार किया था। इसमें और क्या है, सातवाहन शासक ने चांदी प्लस तांबा, चांदी लुसेंट में नहीं लिखा, आप लोग लिख लो लुसेंट में, जो सातवाहन शासक ने चांदी प्लस तांबा को मिला के एक नया सिक्का जिसको कासापर्ण कहा गया का आविष्कार किया और उसको चलाया था। चांदी प्लस तांबा मिला के कासापर्ण, जिसको कि सातवाहन शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा, यानी ब्राह्मण को भूमि दान में देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहन शासकों ने चालू किया था। सातवाहन शासक ने 3 चीज चालू किया। सबसे सर्वाधिक शीशे का सिक्का, उसके बाद ब्राह्मण को भूमि अनुदान में देने की प्रथा, और चांदी प्लस तांबा इक्वल टू कासापर्ण नाम के सिक्का। तो सातवाहन के समय में 3 चीज। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। अशोक के समय भी आपको पता होना चाहिए, अशोक ने सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि में अपना अभिलेख लिखा हुआ है, और सातवाहन शासक का भी राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट आपको कुछ याद नहीं करना है सातवाहन में। नेक्स्ट आपको आगे कुछ नहीं याद करना, डायरेक्ट आपको जाना है भारत में यवन राज्य। आपको टोटल बता दिया है, हसीना मासुक सा टोटल हो गया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे भारत में यवन राज्य के बारे में। तो यवन राज्य का मतलब हुआ जो भारत पर आक्रमण करने वाले कौन से विदेशी यवन आक्रमणकारी, कौन से विदेशी आक्रमणकारी है। तो इसका एक सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले भारत पर आक्रमण हिंद यूनानी ने किया था। हिंद यूनानी, बहुत सारा डिजिट लिखा हुआ है, हिंद यूनानी 3 3 6 डिजिट। तो सबसे ज्यादा डिजिट है, तो सबसे पहले आक्रमण किया। उसके बाद शक किया हुआ था, शक 2 डिजिट, शक और शक तो 2 डिजिट, तो दूसरा बार में शक का आक्रमण किया था। ठीक, तो सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, लास्ट में कुषाण। इसको एक सीक्वेंस में याद रखना। सबसे ज्यादा डिजिट हिंद यूनानी में, तो हिंद यूनानी सबसे ज्यादा, उसका शक में 2 डिजिट, शक दूसरा बार, उसके बाद हिंद यूनानी, शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। एक सीक्वेंस में याद रखना है, परीक्षा में एक सीक्वेंस पूछा जाता है। जो भारत पर आक्रमण करने वाले, भारत पर आक्रमण करने में यवन आक्रमणकारी जो था उसका एक सीक्वेंस बनाइए। तो हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। याद करने का तरीका, हिंद यूनानी सबसे पहले ज्यादा डिजिट, हिंद यूनानी, शक में 2 डिजिट, शक, यदि ये दोनों याद हो गया, उसके बाद पल्लव और कुषाण याद करना है। सिर्फ पल्लव में 4 डिजिट, कुषाण में 3 डिजिट, लेकिन याद रखना 3 4 उल्टा है। यहाँ पे 4 डिजिट वाला तीसरा बार आक्रमण किया, तीसरा में आक्रमण किया, और 3 डिजिट वाला चौथा में आक्रमण किया। इसको याद रखना है। चलिए आते हैं हम आगे। इसमें आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं याद करना है। ठीक, आपको यवन आक्रमण में सबसे पहले सिर्फ एक याद करना है, क्या, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसका ईस्वी भी याद रखना है, 190 ईसा पूर्व में। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने 190 ईस्वी में किया था, और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसमें सिर्फ यही याद रखना है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया शासक कौन किया था, डेमेट्रियस। साकल को राजधानी बनाया 190 ईसा पूर्व में, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद करना है, बस यही याद करना है। जो भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया शासक कौन थे, डेमेट्रियस, 190 ईसा पूर्व, और साकल को इसने अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट आप देखेंगे लिखा हुआ है मीनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिया गया उत्तर, एक पुस्तक में जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद का प्रश्न या मिलिंद प्रश्न।
तो मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, ठीक। दो संवाद है किसके किसके वजह में, मीनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिया गया उत्तर। मिलिंद पन्हो में मिलिंद के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिया गया उसका उत्तर एक बुक में मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप लेन देखेंगे लिखा हुआ है भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किया था। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने सोने का सिक्का, वहां पे सीसा का सिक्का सातवाहन, सोने का सिक्का सबसे पहले हिंदू यूनानी, और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे पहले सीसा का सिक्का सातवाहन शासक, सबसे पहले सोने का सिक्का हिंदू यूनानी, और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण ने। याद कैसे रखेंगे, एग्जाम में तो भाई याद रखना है, हो जाएगा उल्टा 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 पुल्टा हो जाएगा। तो सातवाहनों ने सोने का सिक्का, सातवाहनों ने सीसा का सिक्का जारी किया था। सातवाहन मतलब सीसा कमजोर होता है और सोना मजबूत होता है। हम यदि बताएं जो सातवाहन 100 से सातवाहन 100 से सीसा, तो आप कह सकते हो जो 100 से सीसा 100 से तो सोना भी होता है। तो फिर हम कैसे याद रखें, आपको सातवाहन यानी सातवाहन सोना और सीसा में मजबूत कौन होगा, मजबूत होगा आपको सोना। तो उसको क्या वाहन की जरूरी पड़ेगी कहीं जाने के लिए, बिल्कुल नहीं। कमजोर कौन होगा, सीसा, इसलिए सीसा को कहीं जाने के लिए वाहन की जरूरी पड़ेगी, इसलिए 7 वाहन मिलके उसको लेके गया। याद रहेगा 100%। सोना और सीसा में कमजोर कौन होता है, सीसा, सीसा को ले जाने के लिए वाहन की जरूरी, तो 7 वाहनों ने शीशे का सिक्का जारी किया था। अब आते हैं सोना के सिक्का। तो सोना के सिक्का में क्या होता है, शुद्ध सोने का और सोने का सिक्का की बात है। तो सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने सोने का सिक्का जारी किया था, लेकिन सबसे पहले कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। अब इसमें कैसे याद रखें, तो हिंद यूनानी ने सोने का सिक्का जारी किया था, ठीक। और कुषाण ने शुद्ध सोने का, कुषाण 100 बीच में आ रहा है, कुषाण शुद्ध सिक्के, शुद्ध सोने का सिक्का याद होना चाहिए। कुषाण 100 तो शुद्ध सिक्का, हिंद यूनानी रेस्ट बच गया, उन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था। आपको तीनों याद हो गया, शीशे का सिक्का, सोने का सिक्का और शुद्ध सोने का सिक्का। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो नेक्स्ट हम आपको शक के बारे में बताने की कोशिश करें। जैसे हिंदू यूनानी बता दिए, अब शक बताएंगे, उसका पल्लव, उसके बाद कुषाण। तो शक में जो इंपॉर्टेंट चीज, आप नेक्स्ट 3 चीज इंपॉर्टेंट आने वाला है संवत के बारे में। यदि आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा हिजरी संवत के बारे में आपको बताए थे, जो हजरत मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना की यात्रा को मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम देखेंगे, हम बता दिए हैं मुस्लिम मक्का से मदीना हिजरी संवत के बारे में। तो यदि आप नए हैं तो आपको फिर से बता दिया जा रहा है, जो 24 सितंबर 622 ईस्वी को, 622 ईसा को पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना की यात्रा में हिजरी संवत कहलाता है। तो हिजरी संवत 622। अब आगे हम पढ़ेंगे शक संवत और विक्रम संवत और नेक्स्ट गुप्त संवत। शक संवत, विक्रम संवत और गुप्त संवत। अभी आप लोग देखे होंगे किसी का, जैसे आप भारत की प्रस्तावना पढ़ो, उसमें क्या लिखा, हम भारत के लोग डैश डैश डैश, नीचे में लिखा होगा जितना शक संवत से हम अपना प्रस्तावना को स्वीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो संवत, अभी हम लोग जो जैसे चल रहे हैं, हम लोग इंग्लिश में 2021 ईस्वी है, लेकिन शक संवत कुछ और होगा। शक संवत फलना, शक संवत चिल्ला। तो शक संवत भारत सरकार द्वारा हम लोग जो यूज करते हैं वो शक संवत यूज करते हैं। तो आखिर शक संवत क्या है, विक्रम संवत क्या है और गुप्त संवत क्या है। हिजरी संवत तो अब बता दिए 622 ईसा पूर्व, मक्का से मदीना की यात्रा की हिजरी संवत।
अब आपको बताना है हमको शक संबत क्या है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। शक के बारे में यदि हम पढ़ाएंगे तो शक में शक संबत नहीं है, इसमें विक्रम संबत है। शक संबत यदि हम पढ़ाएंगे कुषाण के बारे में तो कुषाण में शक संबत है। तो कुषाण शक संबत, आदमी क्वेश्चन क्या करता है, इसे दे देगा शक संबत किसने चालू किया, तो दे देगा शक शासक ने, कुषाण शासक ने, तो समय हमेशा कोई टिक मारेगा शक संबत, शक शासक ने चालू किया होगा। लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करना है। मेरा चैनल जो है ये रेल वाला 2.1 इसी छोटी छोटी गलती को सुधारने के लिए बनाया गया है। इसमें आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बताया जाएगा, बस यही छोटी छोटी गलती को जानता तो सब कोई है, हर एक आदमी को पता होगा शक संबत, विक्रम संबत, गुप्त संबत और हिजरी संबत। लेकिन आदमी वहां पे कंफ्यूज कर जाता है किसको किसमें टिक करे। तो आपको याद रखना है शक संबत में कभी भी कुषाण शक शासक नहीं, शक संबत में शक शासक नहीं, शक में कुषाण है, ठीक। और विक्रम संबत में शक शासक है। कैसे याद करेंगे, तो आप चैनल पे बने रहें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। आपको तीनों चारों संबत के बारे में डिटेल से बताया जाएगा और समझाया जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से याद करें। जिस तरह से आपको आज सोने के सिक्के के बारे में और शीशा के सिक्का के बारे में बताया गया, जो शायद आप कभी भूलिएगा यदि एक बार आप पढ़ लिए हो और अच्छा से समझ लिए हो, इसी तरह आपको संबत के बारे में भी कंटिन्यू बताया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और इसी तरह छोटे छोटे कंफ्यूजिंग पॉइंट को सुधारने के लिए, कंफ्यूजिंग पॉइंट को एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। ओके, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। यदि आप नए हैं तब तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। यदि आप पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी ये छोटा छोटा वीडियो मिले और उनका भी कंफ्यूजन पॉइंट दूर हो। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।